आज हम एक बहुत ही अहम सरकारी योजना पर बात करने वाले हैं। ये है रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन, मतलब ELI स्कीम। हाल ही में 2024-25 के बजट में इसकी घोषणा हुई थी और अब तो कैबिनेट ने भी इसे हरी झंडी दे दी है। जी हाँ, ये काफी महत्वाकांक्षी योजना है और इसका बजट भी काफी बड़ा है, करीब 99,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। हाँ, लगभग 99,446 करोड़। और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां बने, कर्मचारियों की स्किल बढ़े और सामाजिक सुरक्षा मतलब सोशल सिक्योरिटी का फायदा ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल, और इसकी खास बात ये है कि ये दोहरा लाभ देती है, मतलब जो नया कर्मचारी है उसे भी और जो कंपनी नौकरी दे रही है उसे भी। तो ये सिर्फ नौकरियां गिनने की बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक बड़ा लक्ष्य है भारत की जो इतनी बड़ी वर्कफोर्स है उसे फॉर्मल सेक्टर में लाना, मतलब पक्की नौकरी, PF, पेंशन वगैरह। लाखों युवाओं को इससे फायदा होगा, ऐसी उम्मीद है। अच्छा, तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। इसके दो हिस्से हैं ना, भाग ए और भाग बी। जी, पहले भाग ए की बात करते हैं। ये किसके लिए है? हाँ, भाग ए खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पहली बार फॉर्मल सेक्टर में नौकरी शुरू कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट टाइमर्स। तो उनके लिए क्या है इसमें? देखिए, अगर कोई पहली बार काम शुरू कर रहा है, EPFO में उसका रजिस्ट्रेशन है और महीने की सैलरी 1 लाख रुपए तक है। 1 लाख रुपए तक, ठीक है। तो उसे 1 महीने की सैलरी के बराबर इंसेंटिव मिल सकता है, लेकिन इसकी एक ऊपरी सीमा है, 15,000 रुपए। अच्छा, मैक्सिमम 15,000 रुपए। और ये मिलेगा कैसे, मतलब एक साथ या? नहीं, ये 2 हिस्सों में मिलेगा। पहली किश्त मिलेगी 6 महीने लगातार नौकरी करने के बाद। 6 महीने बाद, हाँ। और दूसरी किश्त मिलेगी पूरे 12 महीने यानी 1 साल नौकरी करने के बाद। पर उसके साथ एक और शर्त है, एक फाइनेंशियल लिटरेसी का कोर्स भी पूरा करना होगा। ओह, एक कोर्स भी? ये दिलचस्प है। हाँ, और एक और अच्छी बात ये है कि इस इंसेंटिव का कुछ हिस्सा सीधा सेविंग्स अकाउंट में डालने का भी प्रावधान है, ताकि बचत की आदत पड़े। ये तो बढ़िया सोचा है। और पैसा सीधा अकाउंट में आएगा? जी बिल्कुल, सीधा आधार से जुड़े बैंक खाते में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए। इसमें ABPS सिस्टम मतलब आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम का इस्तेमाल होगा, तो पूरी पारदर्शिता रहेगी। ठीक है, तो ये तो हुआ भाग ए जो नए कर्मचारियों के लिए है। अब आते हैं भाग बी पर। ये कंपनियों के लिए है ना, जो नौकरियां दे रही हैं। सही कहा। भाग बी सीधा नियोक्ताओं यानी एम्प्लॉयर्स को टारगेट करता है, उन्हें नई नौकरियां बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। तो उनके लिए क्या शर्तें हैं? इसमें ऐसा है कि जो छोटी कंपनियां हैं, मतलब जिनमें 50 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 2 नए कर्मचारी रखने होंगे। कम से कम 2? और जो बड़ी कंपनियां हैं, 50 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाली, उन्हें कम से कम 5 नए कर्मचारी रखने होंगे। और ये नौकरी कम से कम 6 महीने तक चलनी चाहिए। ओके, और बदले में कंपनियों को क्या मिलेगा? तो कंपनी को हर नए योग्य कर्मचारी पर, मतलब जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए महीने तक है, उसके EPF सैलरी स्लैब के हिसाब से इंसेंटिव मिलेगा। कितना इंसेंटिव? ये स्लैब पर निर्भर करेगा। जैसे अगर सैलरी 10,000 रुपए तक है तो 1,000 रुपए प्रति माह तक मिल सकता है। 10,000 से 20,000 सैलरी पर 2,000 रुपए तक और 20,000 से ज्यादा पर 3,000 रुपए प्रति माह तक। अच्छा, 3,000 रुपए तक हर महीने हर नए कर्मचारी पर? जी हाँ, और ये पैसा सीधा कंपनी के पैन लिंक्ड बैंक खाते में जाएगा। अनुमान ये है कि अकेले इस भाग बी से ही करीब 2.6 करोड़ नई नौकरियां बन सकती हैं। 2.6 करोड़, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा, ये इंसेंटिव कंपनी को कब तक मिलेगा? ज्यादातर सेक्टर्स के लिए तो ये इंसेंटिव 2 साल तक मिलेगा। सिर्फ 2 साल? हाँ, लेकिन इसमें एक खास बात है। एक सेक्टर है जिस पर सरकार का विशेष ध्यान है, वो है मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण क्षेत्र। ओह हाँ, मैन्युफैक्चरिंग। उसके लिए क्या लगे? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ये इंसेंटिव की अवधि 2 गुनी रखी गई है, मतलब 4 साल तक। 4 साल? ऐसा क्यों? मैन्युफैक्चरिंग को इतनी तवज्जो क्यों? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में ना बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने की क्षमता होती है और ये भारत के औद्योगिक विकास, मेक इन इंडिया जैसे लक्ष्यों के लिए बहुत जरूरी सेक्टर है। तो सरकार इसे एक तरह से बूस्ट देना चाहती है। समझ गया, मतलब जहाँ ज्यादा नौकरियां बन सकती हैं वहाँ ज्यादा लंबा सपोर्ट। ये लॉजिकल लगता है। बिल्कुल। एक और बात जो बार बार आ रही है वो है EPFO रजिस्ट्रेशन का जरूरी होना। ये क्यों इतना अहम है स्कीम में? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। EPFO रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाकर ये योजना असल में लाखों युवाओं को अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल सेक्टर से निकालकर फॉर्मल इकोनॉमी में ला रही है। इसका क्या फायदा होगा कर्मचारी को? सुरक्षा मिलती है, जैसे प्रोविडेंट फंड, पेंशन स्कीम,
ये चीजें अक्सर असंगठित क्षेत्र में नहीं मिलती। सही बात है। तो ये उनके भविष्य के लिए एक तरह की सिक्योरिटी है। बिल्कुल, ये उनके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल और सोशल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा कदम है। तो अगर हम पूरी योजना को देखें तो ये कई चीजें एक साथ कर रही है। नौकरियां बढ़ाना, इकोनॉमी को फॉर्मल बनाना, सोशल सिक्योरिटी देना। हाँ, और साथ ही पहली बार नौकरी करने वालों को भी मदद, कंपनियों को भी प्रोत्साहन और मैन्युफैक्चरिंग पर खास फोकस। ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। सही। तो ये काफी व्यापक और दूरदर्शी नीति लगती है। निश्चित रूप से अगर ये ठीक से लागू हो जाती है तो इसमें भारत की जो रोजगार से जुड़ी चुनौतियां हैं उनसे निपटने में काफी मदद मिल सकती है। अर्थव्यवस्था को संगठित करने और युवाओं को एक ज्यादा सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में ये एक अहम कदम